नमस्ते। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। ऊर्जा के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में 2021 में मई महीने में इस चैनल की शुरुआत हुई और मेरे बेटे की प्रेरणा से इस चैनल का नाम ऊर्जा अंजू पटेल रखा। ऊर्जा ये नामकरण इसलिए हुआ कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है, उसका निर्माण नहीं किया जा सकता और न ही उसका नाश किया जा सकता है। जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तब उस सामने वाले के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बस इसी ऊर्जा को लेकर हम आज फिर से छोटी छोटी सी बात के माध्यम से सेशन वर्कशॉप 3 में, इससे पहले 2021 में वर्कशॉप 1, सेशन 1, सेशन 2, इस तरह से 4 सेशन हुए और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा ऊर्जा का। और आज फिर से इसी मंच में, ऊर्जा के मंच से मैं आमंत्रित करूंगी मानसी करण पद्मानी और वक्ता श्रीमती जया पटेल जी को। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू अंजू जी। आपका बहुत बहुत आभार हम सबका स्वागत करने के लिए। और मैं सारे बहनों को जो भी इस जूम कॉल से और जो भी आगे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखेंगे उन सबका स्वागत करती हूँ। और ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं, क्योंकि इतना लंबा ब्रेक आ गया हमारा 2021 से लेके 2025 का हमारी थर्ड वर्कशॉप में, तो जो भी बहनें नहीं हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये छोटी छोटी सी बात कहाँ से शुरू हुआ और क्यों। क्योंकि हम बहनों के दिमाग में, हमारे मन में बहुत ही सारे सवाल आते हैं रोज के जीवन से, या कभी कभार हमें ये भी होता है कि क्या हमें विवाह करना चाहिए, क्या हमें संसार बसाना चाहिए, क्या हमें संतान पैदा करनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटे से सवाल जो बहुत ही बड़े लगते हैं जब हमारे पास उनके जवाब नहीं होते। उसी सवाल प्रश्नोत्तरी का जो लेख है, वो पॉडकास्ट तो बहुत लेट आया लेकिन हमारा पॉडकास्ट तो बहुत पहले से चल रहा है। और उसी सिलसिले को हम आज चालू रखेंगे। तो 2021 में जब हमने शुरू किया था ये छोटी छोटी सी बात का वर्कशॉप, उसमें तब मैं उस उम्र की थी जब हमारे घर से वो प्रश्न आ रहे थे कि अब आपको विवाह संस्कार करना चाहिए, अब आपको गृहस्थी में जाना चाहिए। और तब हमारे मन में बहुत सारे से प्रश्न थे। तो अगर आपने वो वीडियोस, वो वर्कशॉप अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं जरूर से कहूंगी अंजू जी को कि आप लिंक अपने ऊर्जा का चैट पे डाल दीजिए ताकि वो पहले का भी वीडियोस देख सके। और आज इतने साल बाद और एक नया सिचुएशन कहो कि नया सवाल कहो जो मन में आया है, वो है संतान निर्माण का, जिसके वजह से आज मैं जया जी को इस मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले उनसे उनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जया रजनीकांत प्रेमजियानी का एजुकेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने अपना डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, और उसके बाद उन्होंने एडवांस डिप्लोमा किया योगा में। और धीरे धीरे कर कर उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान लेकर वो ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखा है। अभी भी वो समाज में रहकर हम सबको अपना ज्ञान बांट रहे हैं, हमारे सवालों का उत्तर दे रहे हैं। और यही हम आशा करते हैं जया जी की आप खूब खूब आगे पढ़ते रहिए ताकि हमें भी वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहे, आपका ज्ञान मिलता रहे। और संसार में रहकर हम कैसे अपना गृहस्थ जीवन, अपना पर्सनल जीवन और अपने आसपास के लोगों का, परिवारजनों का जीवन हम अच्छा बनाते रहे। तो आपका खूब खूब स्वागत है आज।
और हम आशा करते हैं कि हमारे सवाल ज्यादा आपको कठिन ना लगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का उत्तर हम, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लेते जाएं आपसे। आइए मानसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अवश्य प्रश्न करिए, और प्रश्नों को प्रस्तुत करना, फिर यथा योग्य उसकी जानकारी देना, ये जो पद्धति है, इस पद्धति से हम अपने जीवन को, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को जितना पुरुषार्थ करता है उतना जीवन सफलता की ओर चलता है। तो आइए मानसी जी, अधिक समय ना लेते हुए, आप छोटी सी हो, नन्ही सी हो, प्यारी सी हो, और आप मुझे सवाल करने वाली हो, ये भी मेरा बहुत सौभाग्य है। और अंजू जी की आप सुपुत्री हो और कनाडा रहकर आई हो, फिर भी हमारी जो वैदिक संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, उसका वहन कर रही हो, और उसी को लेकर आज प्रश्न लेकर हमारे बीच आई हो, तो मैं भी आपका स्वागत करती हूँ मानसी धन्यवाद, धन्यवाद जी। आपका। तो जय जी, आज का हमने जो छोटी छोटी सी बात का जो टॉपिक रखा है, वो है संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जो कि बहुत ही भारी सा वाक्य है, बहुत कुछ है उस उन चार शब्दों में। लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जो संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो वाक्य है, उसका असली तात्पर्य क्या है, कि हमें क्या समझना चाहिए कि संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण हम क्यों कहते हैं। मानसी, आपका प्रश्न बड़ा सार गर्भित है। ये एक सेंटेंस घाघर में सागर बराबर है। जैसे संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण, तो ये जो से आया है ना, एक सिंगल लेटर है। तो ये से कहता है कि संतान निर्माण यदि हो गया, व्हाट इज कॉल्ड संतान निर्माण, वो आगे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे। लेकिन संतान निर्माण यदि बराबर हो गया, अच्छे से हो गया, तो राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो सकता है। ये फिर ये पूरा एपिसोड चलेगा, वहां आपको उत्तर मिलता जाएगा कि संतान यदि ठीक है, संतान का निर्माण बराबर हुआ, तो मान लो कि राष्ट्र का निर्माण हो गया। आइए देखते हैं आगे। तो जब हम कहते हैं संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण, तो संतान तो मेरी, लेकिन उस राष्ट्र का मतलब क्या समझू मैं? राष्ट्र का मतलब मैं अपने समाज को समझू, मैं अपने भारत को समझू, मैं अपने विश्व को समझू, कि उस राष्ट्र का मीनिंग क्या है इस वाक्य में स्पेशली। देखिए, राज्य और राष्ट्र है ना, दो, मतलब स्टेट और कंट्री। जी। तो राज्य और राष्ट्र दोनों में बहुत अंतर है। आज समझेंगे। राज्य तो कोई एक भूमि का भाग हो, फिक्स, उसकी सीमा हो, और उसमें जनसंख्या हो, और जनसंख्या के साथ साथ वहां कुछ कुछ नियम चलता हो, मोटा मोटा। तो ऐसी जनसंख्या से भरा हुआ कोई एक स्थान है, उसको राज्य कहेंगे, नंबर एक। अब राष्ट्र किसको कहेंगे? तो राष्ट्र में एक एक सामूहिक चेतना का संचार होता है। अब चेतन तो एनिमल्स भी है, शरीरधारी, और मनुष्य शरीरधारी, हम भी चेतन है, और दोनों राष्ट्र के अंदर समाहित है ना। सब मिलजुल कर रहते हैं। वो पेड़ पर रहते हैं, हम घर में रहते हैं, और सांप और चींटियां वो जमीन पर और खड़कों के बीच वो जीवन जीती है, ठीक है। लेकिन जहां भावना,
नो प्रॉब्लम। तो जहां एक दूसरों के अंदर एक भावना होती है, एकात्मता की भावना, इसके साथ साथ भाषा, संस्कृति, इतिहास और राजनीति तो होगी ही, और सरकार भी होगी। संप्रभु ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि अपना ही नीति नियम हो। तो लेकिन जब संस्कार, जब धर्म, जब भाषा, जब इतिहास, ये सारी चीजें इस राज्य का जो प्रारूप है उसमें सम्मिलित होती है ना, मानसिक, तब वो राष्ट्र बन जाता है। तो राष्ट्र के अंदर धर्म, संस्कृति, इतिहास, भाषा, ये चीजें आएगी तो उसको हम राष्ट्र कहेंगे। जी, एकदम मोटा मोटा समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, लेकिन मतलब कि मानसी, सीमा, कोई स्थान की सीमा को राष्ट्र नहीं कहेंगे, लेकिन उस जो सीमा के अंदर मानव समुदाय है, वो समुदाय एक चरित्रवान हो, संस्कारित हो और एकात्मता की भावना के साथ चलता हो, वो उस राष्ट्र की असली पहचान होती है। इस ऐसे नहीं, एकदम बराबर है। तो उस संख्या को आगे जाते हुए मैं ये कहूंगी कि संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण, संतान निर्माण तो हम करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन आज की जो हमारी पीढ़ी है वो, उनका ये कहना है, जब हम बात करते हैं तब काफी लोग ये कहते हैं कि इसी राष्ट्र की परिभाषा को लेते हुए कि राष्ट्र में ही इतनी आबादी हो चुकी है, तो अब आगे हम क्यों संतान पैदा करें, मैं क्यों संतान पैदा करूं, मैं क्यों ना एक किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, उसी को अच्छा जीवन दूं, उसी को आगे पढ़ाऊं, उसी को अच्छा व्यक्ति बनाऊं और उसी को समाज सेवा में लगा दूं। क्या बात है मानसी, बहुत बढ़िया सवाल आपने रखा है। देखिए, जब व्यक्ति इस आबादी को देखकर सोचे कि किसी ने आबादी निर्माण कर दी है, तो मैं आबादी को न आगे बढ़ाते हुए जो है वहां से बच्चे अनाथ आश्रम से लेकर आऊं, एडॉप्ट करूं, वो भी विचार गलत नहीं है। ध्यान से सुनना होगा, ये विचार गलत नहीं है, लेकिन इस विचार की एक सीमा है। मान लीजिए कोई पति पत्नी, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर को देखते हुए या पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हुए, जो भी कारण हो, लेकिन पूरा मेडिकल करते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उन पति पत्नी को, उस युगल को ये विचार यदि मन में आता है, तो ये बहुत बड़ा हल है और सात्विक हल है, पवित्र हल है कि जो बच्चा कोई भी नेगेटिव कारण से अनाथ आश्रम में पहुंचा है, उनको कोई माहौल नहीं मिल रहा है, उनकी हर तरह से जो संस्कारिता और धर्म की ओर, शिक्षा की ओर लाना है, वो वहां नहीं लाया जाएगा। एक बार ऐसा मानते हैं, तो ऐसे बच्चों को यदि वो एडप्ट करके अपनी संतान समझकर उनको छत्र देता है, उनको प्रांगण देता है, उनको प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ाता है, तो वहां से भी राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये जो सोच है, वो सोच यदि इस कारण से है तो। लेकिन अब दूसरी साइड, एक साइड इसकी हो गई कि ये विचार 25% सही है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं कि वो जो संतान हुआ है, वो कचरा पेटी से आया, कोई उसको छोड़ गया, वो मतलब खाना पीना नहीं मिला तो उसको वहां रखा गया है, जो भी कारण हो, लेकिन नेगेटिविटी तो है वहां। तो वो जो बच्चा है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मेंटली, वो एक भी तरह से 100% नहीं है। 100% मतलब एक बार नॉर्मल भी नहीं है।
तो उसको लेकर आए, बड़े किए और राष्ट्र को समर्पित किया, वेल एंड गुड। अब यहाँ उस बात को 100% सही इसीलिए नहीं माना जाएगा कि अब जो संतान निर्माण, जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे को शिक्षा मिल गई, अच्छी बात है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, एमबीए हुआ, पायलट हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में वो जा पहुंचा। लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है, मानवता नहीं है, ये सारी चीजें मिसिंग है, तो वो एक अच्छा राष्ट्र का नागरिक नहीं बन पाएगा। और हमारी बात है, हमारा टाइटल है राष्ट्र निर्माण, वहां से होगा। तो यदि मान लीजिए कि केवल संस्कार मिला है, संस्कार तो बहुत है एक बच्चे के अंदर, लेकिन उसको वो शिक्षा नहीं मिल रही है, वो इंजीनियरिंग वाली, मेडिकल वाली और वो जो सारी शिक्षाएं हैं वो उसको नहीं मिल रही है, तो उनकी जो क्षमता है वो क्षमता डेवलप नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगी। अकेले संस्कार को लेकर चलेगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण करना है तो वहां इंजीनियर की आवश्यकता है, शिक्षक की आवश्यकता है, प्रोफेसर की आवश्यकता है, पायलट की आवश्यकता है, इंजीनियरिंग में सब 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 फील्ड जब मजबूत होंगे तब जाके राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। तो जो माता पिता सब उसके रिपोर्ट अच्छे हैं, धन की व्यवस्था है, उनकी पूरी व्यवस्था, बच्चे का निर्माण करना, बच्चे को जन्म देना, वो रोटी कपड़ा और मकान उसके पास है, तो उनको ऋषियों द्वारा प्राप्त संस्कारों की जो प्रणालिका है उसको निभाते हुए गर्भावस्था से ही वो माता पिता अगर बच्चे को संस्कारित करके, गर्भ को संस्कारित करके, गर्भाधान संस्कार करके यदि वो उस बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, जब 10वां मास प्रारंभ हुआ और वो अंदर से संस्कारित होकर आया, और जन्म लेने के बाद भी यदि उसको माँ की अच्छी गोद मिले, उसको परिवार का अच्छा आंगन मिले और बहुत अच्छी गलियां मिल जाए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये तीनों चीज जब मिल जाए। और हमारे विद्वानों के मुख से ना सुना है बहनों कि माता का पालन, पिता का लालन, सॉरी, माता का लालन, पिता का पालन और आचार्य और गुरुजनों का, शिक्षकों का ताड़न मिल जाए, अगर ये त्रिपुटी उसको मिल जाए, ये तीन औषधि यदि मिल जाए, तो वो बच्चा अंत में जाकर राष्ट्र का जबरदस्त निर्माण कर सकता है, वो राष्ट्र की धरोहर बन जाता है। तो शिक्षा और संस्कार, ये दोनों बातें वो अनाथ आश्रम से बच्चा लेकर आएंगे, तो वो जो रूट बना हुआ चाहिए ना, जो गर्भावस्था में, वो वहां से नहीं मिलेगा। और माँ जो अपना स्तनपान कराकर अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने नॉलेज को, अपनी भावनाओं को वहां जो अंदर गर्भावस्था में जो प्रविष्ट किया जाता है, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो 25% वो विचार अच्छा है, लेकिन यदि वो उसमें सक्षम नहीं है संतान पैदा करने में, तो बाकी तो आज आज जो 1 घंटा है ना मानसी, ये हमारे लिए 5 मिनट का समय है, इसमें हम ये गहरी बातें शास्त्रों की नहीं कर पाएंगे, ये 1.5 घंटा होना चाहिए था। लेकिन आपका जो प्रश्न है इसका ये जवाब है, ये उत्तर है कि ये विचार अब दूसरे साइड है, वहां बच्चे का, संतान का निर्माण गर्भावस्था से ही, ऐसा कहते हैं ना, बचपन से ही करना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, अगर बचपन में संस्कार मिल जाए तो बहुत युवावस्था और सारी अवस्थाएं सुधर जाती है। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारी संस्कार विधि कहती है कि बचपन अवस्था नहीं, बचपन अवस्था से पूर्व गर्भावस्था, ठीक है। तो ये तो बात नहीं चलेगी कि आजादी बढ़ रही है और हम भी, सॉरी, आबादी बढ़ रही है और हम उसको क्यों बढ़ाए और वहां से लेकर आए। तो दो बात यहाँ सम्मिलित है, आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। जी बिल्कुल, एकदम, कि अगर मेरी परिस्थिति ऐसी है और मैं अडॉप्ट करूं तो ठीक है, लेकिन जी मेरे मनचाही संतान अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं ही अवेयर हूँ,
गर्भ संस्कार कराती हूँ, अच्छे विचारों का पालन करती हूँ, सारे मेरे पार्टनर भी, जो पिता है वो भी, तो वो जो संतान हमें मिलेगी उसके सामने जो अडॉप्ट की हुई संतान में डिफरेंस तो हमें वैसे भी पता चल रहा है। जब आज की माता जो अवेयर हो रही है, गर्भ संस्कार करा रही है, उसी में हमें डिफरेंस पता चल रहा है। तो मनचाही संतान अगर चाहिए तो हम ये कहेंगे कि अपनी संतान ही करे, ताकि उनको गर्भावस्था से ही मैं उनको वो संस्कार दे पाऊं। वही कहते ना। बिल्कुल मानसी, थोड़ा मैं यहाँ और कुछ ऐड करती हूँ कि वहां जो बच्चा आया है हम्म अनाथ आश्रम से, तो वो उनके दादा दादी का परिवार और नाना नानी का परिवार, यानी माँ के परिवार से और पिता के परिवार से वो जीन्स में बहुत कुछ लेकर आता ऑलरेडी है। आ गया है। और उसमें बहुत सारी संभावना है, पॉजिटिव संभावना भी है, नेगेटिव भी है ना। तो वो सारी चीजों को लेकर जो स्थापना गर्भावस्था में करनी है, उससे पूर्व जो भूमि तैयार करनी होती है, इस बात को भी साथ में समझ लेते हैं कि गर्भावस्था प्राप्त हो उससे पहले माँ को भूमि तैयार करनी होती है, और माँ स्वयं भूमि है, हम्म और पिता है वो किसान है, और हम्म पिता बीज को लेकर आता है। और जब भूमि और बीज का एकत्रीकरण होता है, तब जाके वो जो फसल होगी, वो फसल बहुत हेल्दी होगी। तो ये बात वहां से नहीं बन पाएगी। वो जो लेकर आया है, जैसे नेपोलियन की माँ है ना, सेना को रोज जाते हुए देखती थी, और नेपोलियन हुआ, और नेपोलियन को गर्भावस्था में कहती थी कि तुझे कोई सलाम करे ऐसा बनना है, तू किसी को सलाम करे ये स्थिति नहीं चाहिए। और नेपोलियन को सलाम किया सभी ने। तो ये चीज को हम यहाँ देखते हैं कि आप भी अपने सर्कल को समझाइए इस विचार को। यदि सपोर्ट नहीं कर रहा है शरीर, तो हम उस चीज पर अवश्य जाएं, वो भी पुण्य कर्म होगा, ये भी बड़ा पुण्य कर्म होगा। अच्छी बात है, नहीं। आगे चलते हैं। तो जब हम माता पिता के बारे में अब बात कर ही रहे थे, जब माता से हमने पिता को हमारे कन्वर्सेशन में लिया, तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ संतान प्राप्ति और अच्छी संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ माता पिता का ही कर्तव्य बनता है, कि उनके परिवार का भी कोई रोल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती है? मानसी, देखिए, ये जो माता और पिता हीरो और हीरोइन है, हम्म ठीक है, इस ड्रामा के हीरो और हीरोइन है इस कहानी के। फिर बाद में साइड रोल में होता है ना, तब जाके फिल्म कंप्लीट होती है। केवल दोनों कलाकार हो, और फिर उससे तो फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी, है ना। फिर लोग थिएटर में आधा देख के फिर चले जाएंगे। दो का ही वार्तालाप चलता रहेगा, दो के बीच बात चलती रहेगी, तो वो फिल्म फिल्म नहीं कहलाएगी। तो यहाँ परिवार का तो दायित्व बनता ही है, इसलिए संस्कार करवाते हैं, तो दादा दादी को भी बिठाते हैं कि दादा और दादी का भी कर्तव्य बनेगा, जो अपने घर आने वाली है संतान, उनके दादा दादी, इवन उनके नेबर पड़ोसी है, उनका भी कर्तव्य बनता है। और अभी कुछ समय पहले कहा कि उसको अच्छी गली मिल जाए, मोहल्ला मिल जाए, तो मोहल्ले की भी असर उनके ऊपर इफेक्ट आएगी, बहुत इफेक्ट आएगी। और दूसरे नंबर का जो संस्कार है 16 संस्कार में से, तो उसमें जो कुसंबंध संस्कार है, वहां तो राजा को इन्वॉल्व किया है। राजा तो कितना दूर होता है ना इस प्रजा से। अब जो प्रजा निर्माण हो रही है गर्भावस्था में, तब राजा तो कितना दूर है, लेकिन राजा का भी दायित्व बताया गया है कि राजा ऐसी व्यवस्था करे कि उस जो गर्भवती है, जो इस राष्ट्र का निर्माण करने वाला एक नागरिक जहां पैदा हो रहा है, जिनके शरीर की रचना हो रही है, भला उस रचना को सुव्यवस्थित हो सर्जन,
तो उसके लिए वहां उसकी खान पान की व्यवस्था तो ठीक है ना, घर में झगड़े तो नहीं चल रहे हैं ना, अड़ोस पड़ोस ठीक है ना भला, उसको हवा जो जहां वो बैठना उठना खाना पीना करती है गर्भवती, तो वहां हवा का सर्कुलेशन ठीक तो है। और नरेंद्र मोदी जी की याद आती है कि लगभग 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक उन्होंने 1 लाख स्थानों पर भारत भर में उन्होंने शिविर लगाई थी। क्या शिविर शिविर का टाइटल था? स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। ठीक है। तो वो जो संतान जहां अपना स्थान बनाएगा गर्भाशय में, वो जो भूमि है वो माँ, वो पहले स्वस्थ है कि नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो संतान अच्छी होगी, और तो वो परिवार हेल्दी होगा, और जब प्रत्येक परिवार हेल्दी होगा तो राष्ट्र हेल्दी होगा। हम्म। ठीक हम्म। है। तो घूम घूम के बात हर पहलू में राष्ट्र पर जाएगी, जाएगी। क्योंकि एक एक नागरिक से राष्ट्र बना है। हम्म। ठीक है। तो पूरे परिवार का कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है, समाज भी इन्वॉल्व हो जाए। यदि एक समाज का अच्छा एक एक सदस्य चाहिए, तो आइए, सभी का कर्तव्य बनता है, केवल माता पिता नहीं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये त्रिपुटी उस बच्चे में नींव डालती है जो राष्ट्र का निर्माण कर सके, जी। जो राष्ट्र भक्त बन सके, जो ईश्वर भक्त बन सके, जी। जो मातृ भक्त बन सके। तो चरित्रवान संतान के लिए ये बात यहाँ शतपथ ब्राह्मण में बताई है कि माता, जब माता अच्छी तरह से अपने शरीर का ठीक से वहन करेगी, उनका खान पान, उनकी सोच, उनका पहनावा, उनकी दिनचर्या, उनका विहार, उठना बैठना, सारी चीजें मायने रखती है, उस भूमि पर वो संतान निर्माण होगा। हम्म। और पिता जो बीज देने वाला है, वो बीज जहां से आ रहा है, उनका भी खान पान सोच विचार चिंतन मनन, ये सारी चीजें मायने रखती है। तो जी। आइए, यहाँ हम इस प्रश्न को यहाँ सीमित करते हैं। एकदम। तो उस बात को आगे ले जाते हुए समझिए कि हमने निश्चय कर लिया कि हम संतान निर्माण करेंगे, लेकिन आजकल हम ज्यादातर देखते हैं कि सबके घर में या तो एक संतान होती है या तो ज्यादा से ज्यादा दो संतान होती है बस। लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार हमें कितनी संतान करनी चाहिए? मानसी, आपका सवाल, आपका प्रश्न थोड़ा कठिन है, कठिन है, क्योंकि शास्त्र एकदम से नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं बता रहे हैं सीधा सीधा। लेकिन रानी मदालसा को याद करेंगे। रानी मदालसा ने पहले तो विवाह नहीं करना था, शॉर्ट में जाएंगे, विवाह नहीं करना था, फिर वेदों में पढ़ते पढ़ते पता चला स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित। तो फिर उसको पता चला कि अगर मैं ब्रह्मा के स्थान पर हूं तो मैं विवाह करूंगी। तो फिर अपने गुरु जी को, आचार्य को कहा कि मैं विवाह करूंगी, तो आचार्य जी ने कहा ठीक है, स्वतंत्र हो आप। और फिर व्रत केतु करके एक राजकुमार आता है और उनसे साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू करता है, बातचीत करता है। तो वो कहती है कि हमारी जो संतान होगी, वो संतान, मतलब यहाँ थोड़ी असंगत भी है, थोड़ी संगत भी बात है, लेकिन हम सीधे चले जाए तो उन्होंने ये कहा था कि वो ब्रह्मवेता बने। ठीक है। ब्रह्म को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला, मतलब आध्यात्मिकता की ओर चलने वाला बने। और इस मेरा मेरा चिंतन मनन और ये योजना आपको अगर स्वीकार्य हो तो विवाह संस्कार की ओर आगे चलेंगे। तो व्रत केतु ने उसका स्वीकार कर लिया और कहा था कि जब मेरी सारी संतानों की योजनाओं में आपने कहीं भी उस यात्रा बीच कुछ भी सूचन किया, तो फिर मेरा ये विवाह का प्रोजेक्ट है वो असफल हो जाएगा, और फिर मैं यहाँ से शरीर को ही खत्म करूंगी।
हम्म। तो अब आपका संख्या को लेकर है, तो उन्होंने उनके 6 संतान हुए, उस उनको आध्यात्मिकता की ओर ले गई। अब राजा को, व्रत केतु को एक दिन विचार आया कि सारे ऐसे अपने जीवन का कल्याण करते मोक्ष की ओर जाएंगे, तो फिर इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। तो फिर उन्होंने एक दिन भूल कर रानी मदालसा को कहा कि हे रानी मदालसा, एक पुत्र इस राज्य को संभालने वाला हो। हम्म। रानी मदालसा ने चुपचाप पति की बातों का स्वीकार करते हुए अ, अब तैयारी की एक राजा का निर्माण करने की। और यहाँ कहानी को पूरी कर, कहानी नहीं, इतिहास है हमारा, ये सच्चा इतिहास है रानी मदालसा का। तो फिर उन्होंने एक राजा को निर्माण किया। तो इसका अर्थ होता है कि यदि हम ईश्वर की संतान बनकर, ये भूमि आर्यों की है, वेदों में सूक्ति आती है कि ये भूमि आर्यों की है, मतलब आर्य यानी श्रेष्ठ, उत्तम। तो यदि उत्तमता से माता पिता उत्तम उत्तम पर्पस से, उत्तम उद्देश्य से, यदि जितनी हो सके अधिक से अधिक संतान कर सके तो अधिक करनी चाहिए। परंतु एक बात यहाँ सोचनीय आती है कि हम क्वालिटी को भी देखेंगे, हम क्वांटिटी को भी देखेंगे और क्वालिटी को भी देखते हुए आजकल युवा कपल कहते हैं कि हम एक करेंगे और उसको अच्छे से माहौल देंगे, उसके पीछे अच्छे से ध्यान देकर हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। अब यदि हम अधिक संतान करके उसका अच्छा निर्माण कर सकते हैं, तो ये भूमि ऐसे उत्तम लोगों को, लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? आज चारों ओर रावण का साम्राज्य है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर मर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। तो ऐसे अमंगल माहौल में यदि हम इसको प्रोजेक्ट समझकर, इसको पुण्य कर्म समझकर, इसको राष्ट्रहित का कर्म समझकर हमारी क्षमता के अनुसार हम अधिक संतान कर सकते हैं, तो आज समय तो ऐसा आया है कि हम अधिक संतान करते हुए सभी को गुणवान बनाकर राष्ट्र को समर्पित करें। स्वामी सत्यपति जी, आज से 30 साल पहले हम शिविर में गए थे। पहले शिविर में स्वामी सत्यपति जी ने कहा था कि आप परिवार के लिए, आपके लिए जितने संतान चाहिए उतनी रखिए और एक हमको दीजिए धर्म को, और उसको हम राष्ट्रभक्त बनाएंगे। जो ईश्वर भक्त है वो राष्ट्रभक्त ही होगा, तो उसको हम राष्ट्रभक्त बनाएंगे। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए भी अब बहुत सारे राम और कृष्ण और युधिष्ठिर आदि धर्मराजों की आवश्यकता है। तो यदि, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी जो बहनें सुन रही है और आगे चलकर ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वहां जो बहनें भविष्य में सुनेगी, उन सभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वैसे हमें अधिकार तो नहीं है क्योंकि हमने 2 संतान किए हैं, तो जब हम 4 करें और फिर सभी को कहें कि 4 करो, तो करो नहीं कह सकते, लेकिन यदि संभव हो तो करना चाहिए। यदि हमको उस समय में किसी ने हमारे अंदर ऐसी भरपूर भावना भरी होती, हम स्वामी सत्यपति जी के सानिध्य में गए, उससे पहले 2 संतान हो गए थे, बाद में हम गए, लेकिन ये बातों को जो बहनें, बेटियां, बहुएं सुनेगी और उनको यदि संतान निर्माण करने का प्रोजेक्ट अब है, बाकी है, तो उनको निवेदन करते हैं कि आप योग, प्राणायाम, व्यायाम, सब कुछ, मतलब ध्यान, उपासना, सब कुछ करके, अच्छे अच्छे खुराक को खाकर, नियमों का पालन करके आप राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो, यदि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, तो हमें झांसी वाली रानी बनकर घोड़े पर नहीं जाना है,
न हमें ढाल और तलवार लेना है और न हमें अंग्रेजों के सामने सामने युद्ध करना है, लेकिन उससे भी अधिक युद्ध की अब आवश्यकता पड़ी है। तो यदि धन की आवश्यकता हो, परिवार में व्यवस्था की आवश्यकता हो, आपका शरीर सपोर्ट कर रहा हो, आपके अंदर सबका सहयोग लेकर उन संतानों के लिए यदि आप काम कर सकते हो, तो आप संस्कार कर करके, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार करके आप अधिकतम, यदि संतान ऐसे सक्षम संतान यदि राष्ट्र को समर्पित करते हो, तो ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। सरहद पर न जाकर भी ये यातनाएं और कष्ट जो हो उसको सहन करके रानी मदालसा बन के यदि निर्माण कर सकते हो तो करना चाहिए। तो मैं 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कम से कम 2 करना आवश्यक है। कम से कम 2। यदि 1 किया तो मामा मासी चाचा चाची ये सारे जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्तों का दी एंड हो जाएगा। फिर सारे त्योहार खत्म हो जाएंगे, फिर भाई बीज खत्म हो जाएगा, फिर रक्षाबंधन का त्योहार खत्म हो जाएगा, फिर नानी हाउस जा मामा मामा ना घरे जવું છે, मामा के घर जाना है, ये कविताएं बंद हो जाएगी। मामा नु घर केटले दीवो बड़े एकले, दीवो में तो दीठो मामो लागे मीठो। तो ये जो पंक्तियां हैं वो भी लुप्त हो जाएगी। मामा शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मासी शब्द यानी रिश्ते का, फिर वो एक अकेला जो बच्चा है ना, वो अकेला बच्चा मामा मासी चाचा चाची कोई नहीं है, हम चले जाएंगे, वो अकेला इधर उधर भटकेगा। तो 2 संतान, एटलीस्ट 2 संतान, एक भी ना करना चाहो तो करो तो 2 करो। एक को करके अकेले छोड़कर अगर हम चले गए और वो बेचारा आवारा बनकर घूमेगा, मामा मासी चाचा चाची कोई नहीं मिलेगा उसको, तो फिर वो बात भी गलत होगी। तो आइए सब कुछ बैलेंस कर करके ना मानसिक चलना होगा। हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए हम बुद्धि पूर्वक अपनी ऊहा का उपयोग करके पति को अपना मित्र बना लेंगे। सबसे पहले तो अपने शरीर को ठीक करना होगा और पति के साथ दोस्ती करनी होगी। पति के साथ ऐसा संबंध तैयार करना होगा कि वो यदि राष्ट्रभक्त ना हो, क्या राष्ट्र राष्ट्र कर रही हो, क्या ईश्वर ईश्वर कर रही हो, अगर ऐसे विचार वाला आपको पति प्राप्त हुआ हो, मानसी को नहीं कह रही हूँ, सभी नारी शक्ति को कह रही हूँ, कि अगर ऐसा पति मिला हो तो सबसे पहले काम ये करना होगा, जो बीज देने वाला है उनको थोड़ा थोड़ा राष्ट्रभक्ति के बीज उनके अंदर स्थापित करने होंगे। उनको ऐसे गीत सुनाने होंगे, उनकी तारीफ प्रशंसा करनी होगी, उनके अंदर ये सारी चीजें, रात को सोने से पहले उसको एक क्रांतिवीर की बात बतानी होगी। तो ऐसा मतलब ये बहुत बहुत कठिन प्रोजेक्ट है संतान निर्माण वाला, और संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना ये बहुत बहुत चिंतन मनन और ताकत मांगता है। तो आपके संतान की संख्या का उत्तर थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन अब जाके कुछ पूर्ण हुआ है, 50%। ये आगे बढ़ते हैं। नहीं एकदम सही है, बट करेक्ट मी अगर मैं रॉन्ग कह रही हूँ, तो मैं ये प्रोजेक्ट वर्ड पे तो आने ही वाली थी कि एक अच्छी संतान निर्माण का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट मैं बनाऊं और उस संतान के आने से पहले मैं उस प्रोजेक्ट की तैयारी करूं। लेकिन मान लीजिए कि पहली संतान हो गई, वो प्रोजेक्ट मैंने एक तरीके से पूरा किया, दूसरी संतान हुई, वो प्रोजेक्ट मैंने अलग तरीके से पूरा किया, क्योंकि हर संतान में मैं अलग अलग क्वालिटीज चाहती हूँ। जैसे आपने रानी मदालसा की बात की कि उन्होंने इतनी इतनी संतान की, सारे अलग अलग फील्ड में या कहो या लाइन में कहो या अलग अलग सेवाओं में उन्होंने राष्ट्र को दिए अपने बेटे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं राष्ट्र तक भी ना जाऊं, लेकिन मैं अपने तक ही मैं रखूं कि बच्चे तो चलो मेरे साथ रहे,
लेकिन ऐसे नागरिकों की समाज में रहकर भी वो सेवा दे, अपने आसपास के लोगों अपने आसपास के लोगों को खुश रखे और समाज को गंदा ना करे, तो क्या ये उचित है, या मुझे कोई ऐसी संतान देनी है जो मुझे राष्ट्र को देनी ही पड़ेगी, मतलब मुझसे दूर कर कर? मानसी, ये आफ्टर ऑल राष्ट्र को ही दिया। हम्म। हमने कहा कि व्यक्ति एक इकाई है हम्म। राष्ट्र की, ठीक है। फिर वो परिवार में है तो वहां दादा दादी मतलब 4 लोग है, हम्म। 5 लोग है, तो वो परिवार बना। हम्म। फिर परिवार एकत्रित हुए तो वो समाज बना, और जब समाज एकत्रित हुई तो वो राष्ट्र बना। तो स्कूल में जब पढ़ते थे तो पूरी क्लास शरारत करती थी, तो टीचर क्या कहते थे, सब अपने अपने मॉनिटर बन जाओ, हम्म। राइट। तो अच्छा नागरिक आप बनाओ और परिवार का एक अच्छा सदस्य बनाओ, वो राष्ट्र का ही। अच्छा, बिन लादेन हम्म। एक ही था ना, कि 10 को मिला के बिन लादेन नाम था, एक का था ना। वो एक भी भारी पड़ा, एक भी भारी पड़ा। और एक उसके सामने देखो नरेंद्र मोदी जी, एक वो संसार को भारी पड़ रहा है, वो पहले वाले पक्ष को भारी पड़ रहा है ना, एक भी भारी पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी संतान को चरित्रवान बना लेते हैं, अपनी संतान को ठीक बना लेते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और आध्यात्मिकता की ओर भी, और भावनाओं को लेकर भी, भरा नहीं जो भावों से। तो राष्ट्र को भी राज्य से राष्ट्र का नामकरण करने में भी भावना आ गई। तो व्यक्ति जब शरीर धारण करके परिवार का सदस्य बनता, उसके अंदर भी यदि भाव नहीं है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, दुखियों के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, तो वो भावना सबर नहीं है। तो ऐसे व्यक्तित्व अगर सारे ऐसे ही हो जाए तो सुराज्य होगा? तो सुराज्य होगा? नहीं होगा। और राजा को क्या चाहना करनी चाहिए? मेरा राज्य अच्छा राज्य हो, स्वराज्य तो हो लेकिन सुराज्य हो। तो सुप्रजा, जब एक एक माँ के बच्चे सुप्रजा होगी, तब जाके राष्ट्र सुराज्य होगा। तो आपकी जो सोच है, हमको वही कर रहा है, हमको वही करना है। सब भी हमको अपने बच्चों को ठीक निर्माण करना, दूसरा तो हम क्या करने जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों को वो प्रतिनिधित्व करे भारत का। वो कहीं भी जाए, विदेश जाए, तो वो इतना कंप्लीट व्यक्तित्व हो कि वहां के लोग उनको पूछे कि कहाँ से हो। तो अकेली आपकी संतान वहां कहे कि मैं भारत से हूं, और वो भारत का नाम ऊंचा करके आता है। और हम भारतीय वहां जाकर क्या करते हैं? होटलों में जाते हैं। तो अब इस विषय को, नेगेटिव को नहीं डालेंगे यहाँ, लेकिन हम हमारी गलत पहचान वहां खड़ी करके आते हैं, तो हम भारत का नाम बिगाड़ कर हाँ। आते हैं। तो भारत की गरिमा को बढ़ाना हमारी संतान, एक एक की संतानों का दायित्व बनता है। तो बस हम अपने अपने बच्चों को, कठिन है ये प्रोजेक्ट देना। मैं अपनी पटेल भाषा में कहती हूँ कि बच्चों को अच्छा बनाते बनाते टी हो जाते हैं। टी, एक टी शब्द में बहुत कुछ भरा पड़ा है। अनेकों प्रयत्न करने के पश्चात भी यदि हमें उसमें परिणाम नहीं दिखता है, और हम प्रयास जारी रखते हैं, तो कहते हैं कि टी हो गए, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? वो पिछले जीन्स लेकर जो आया है वो बहुत मजबूत है, और हमारा जो प्रयास गर्भावस्था में रहा वो कम पड़ा, हम्म। तो वो हावी है। तो अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन रिजल्ट आज नहीं तो कल, हम्म। ये ईश्वर का कानून है, वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी सोच को आप जारी रखें, हम्म। आपने बहुत अच्छा सोचा है।
हमारी शुभकामनाएं आपको, और जो भी बहनें इन विचारों को सुन रही है सभी को शुभकामना है कि आप इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से आगे ले जाना चाहते हो, हमारी शुभकामना भी है और हमारा सहयोग भी रहेगा जी तो जी, आगे। हमने 1 घंटा जिस विषय पर बात की कि संतान निर्माण करनी है, वो एक प्रोजेक्ट है, सिर्फ माता पिता नहीं लेकिन उसके परिवार का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य आता है। और एक नहीं, एक से ज्यादा हमें संतान करनी चाहिए, जितनी आप में क्षमता हो, जितना आप दे सकते हो उतनी। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में एक माँ को सबसे ज्यादा प्रेम देना पड़ेगा अपनी संतान को। और ज्यादातर हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिवारजनों से ना प्रेम रखना चाहिए, ना मोह रखना चाहिए, ना कोई बंधन रखना चाहिए। तो अगर प्रेम, अब माँ तो क्या, पिता भी आज अगर अपने बेटे को दूर भेजना चाहे तो पहले पिता ही मना कर देते हैं। कई बार माँ बोलती है कि उसको बाहर पढ़ने जाने दो। तो उस मोह, उस प्रेम का लिमिट या कोई टाइम या ऐसा कुछ है कि हमें यहाँ तक ही उनको अपने तक रखना चाहिए, या मोह उनसे इतना ही रखना चाहिए, या कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती है। जब हम 18 साल 20 साल उस संतान को प्रेम देते हैं तो हमारे माँ बाप की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। वैसे मुझे लगता है कि मेरी संतान आएगी तो मुझे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। तो वो कब तक होना चाहिए और कहाँ तक रखना, वो सीमित मुझे रखना चाहिए। मानसी, आप आपके ऊपर क्यों ले रही हो? क्योंकि हम जब हमारे एज ग्रुप से के साथ जब बैठ के हम बात करते, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रश्न मेरे ही है। हम सब जब बात करते हैं तब ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरे सारी एज की लड़कियां, अब सबका मैरिज हो गए हैं। तो अब मैरिज हुए भी उनको टाइम हो गया है, तो अब घर में चर्चा होती है, दोनों जन के बीच में चर्चा होती है। तब ऐसा हमें फील होता है कि हमें घर छोड़ के जाना पड़ा अपना, ऐसा। तो वो प्रेम, ऐसा क्या करना चाहिए कि ज्यादा दुख भी ना हो, लेकिन हमें ये भी हो कि नहीं, वो है, हमसे प्रेम भी करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हमारे संस्कारों में हम नहीं डालेंगे वो प्रेम का बीज। लेकिन एक समय आता है कि जब माँ बाप को थोड़ा डिटैच होना पड़ता है अपने बच्चों से, क्योंकि उनके फैमिली में, उनके लाइफ में भी दूसरे फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं, उनके लाइफ में भी कुछ और लोग ऐड होते हैं जिनको उन्हें टाइम देना पड़ता है। अगर वो राष्ट्र निर्माण के लिए भेजना है तो पहले तो मुझे मेरा ही मुंह तोड़ना पड़ेगा कि तू जा। ऐसा। तो वो किस लिमिट तक मुझे रखना चाहिए और किस टाइम तक मुझे रखना चाहिए, वो प्रश्न है मेरे ऊपर नहीं। लेकिन आज मैं अपना ही बताती हूँ, तो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे हमारे माइंड में ये सब सवाल आते हैं। आइए आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व मैं अपेक्षा करूंगी कि हमारा ये वर्कशॉप नंबर 3 4 और कुछ मिनट्स ऊपर चली गई थी प्रारंभ होने में। ठीक है, जी तो अंत करने में हम वहां तक जाएंगे। जी ठीक है, जी। तो क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है और आपका जो प्रश्न है वो बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म तो आइए हम देखते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है, वेदों ने कहा है, उपनिषदों में आया है कि विवाह संस्कार से पूर्व हमें 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1। क्यों? क्योंकि वेदों को पढ़ने से हमें ईश्वर रचित ये वेद है, तो वहां से हमको ये मार्गदर्शन मिल जाता है। और संस्कार करके, क्योंकि विवाह जब करते हैं तो उसमें भी मंत्र आते हैं, और वहां विवाह संस्कार का उद्देश्य है संतान प्राप्ति। हम्म। अच्छा, अभी आप सवाल करोगे कि संतान प्राप्ति, तो उसका उद्देश्य मतलब विवाह संस्कार का संतान प्राप्ति उद्देश्य कैसे?
तो मानसी, ये सवाल आया था मन में, जी। है ना? हाँ। जी। तो कोई कहे कि ओ संतान के लिए विवाह करना है। जी, सं, 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 अब संतान के लिए विवाह इसलिए करना है कि जो संतान जीवात्मा आएगी माँ के गर्भ में, उनके पिछले जन्मों के जो कर्म है, शुभ अशुभ मिश्रित निष्काम सकाम, बहुत सारे मंत्रों का प्रकार, कर्मों का प्रकार है, तो वो कर्म करके उनको उस कर्मों के फलों को भुगतने के लिए और अच्छे नए कर्म करके उसको मोक्ष की ओर जाने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्त्री और पुरुष का विवाह संस्कार हो और वहां से वो नियमों का पालन करते हुए केवल संतान प्राप्ति तक ही उनका संबंध हो। नंबर एक, ब्रह्मचर्य के साथ जब ऋतुदान का समय हो तब ही केवल संयोग करना है, और वो जो संतान है उनको उसकी उन्नति के लिए उसको आमंत्रित करते हैं। माता और पिता गर्भाधान संस्कार में प्रार्थना करते हैं ईश्वर को। जिस दिन गर्भाधान करना है उस दिन ईश्वर को कहते हैं कि आप हमारी पात्रता योग्यता के अनुसार हमें, जो आप तक पहुंचते पहुंचते कहीं रुक गए हैं, तो ऐसे जीवात्मा को भेजिए। हम उसकी जिम्मेदारी लेकर उसको ठीक बनाकर आप तक पहुंचाने का की जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कोई जीवात्मा को आमंत्रित करना, उसको ठीक से प्लेटफॉर्म देना और आगे पहुंचाना। अच्छा, उसको हम रोक कर उसमें हमारा मोह हो जाए, उसमें हमारा राग हो जाए वो हमारे, अच्छा, एक 7th मंथ का संस्कार कराने गई थी बहनों 20 साल पहले। तो जब संस्कार चल रहा था तो उनके उस बेटी के चाचा जी ससुर ने कहा कि ऐसा करो, संस्कार में ऐसा कहो कि वो जो बच्चा आएगा वो हमारी वृद्धावस्था में हमारी रोटी बनाएगा, हमें रोटी देगा, हमारा लालन पालन करेगा। तो देखिए, आश्रम व्यवस्था मानसी ऐसी है कि हम उनसे चाहते हैं हमारा हमारी हमारी सेवा करें, लेकिन वो हमारी सेवा करे उससे पहले हमें वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। उससे पहले हमको वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए, लेकिन हम वानप्रस्थ में जाते नहीं है, हम घर में ही रहते हैं। तो घर में ही रहते हैं तो जिस चीज के साथ, अग्नि के साथ रहो तो क्या लगेगा, अग्नि के पास रहेंगे तो गर्मी, ठीक है। अच्छा, फ्रिज खोल के वहां धनिया और सब्जी निकालते हैं तब हमें अंदर तब तक क्या मिल रहा है, ठंडक। आप एसी चालू हम करते हैं हमारे रूम में तो क्या मिलती है, ठंडक, ठीक है। तो हम सालों तक हमने जो बच्चे पैदा किए हैं उनके साथ रह रहे हैं, तो हमें उसके साथ मोह तो होगा, हम मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तब पंछी का एग्जाम्पल आता है कि पंछी भी जब अंडा रखते हैं तो उसका अच्छे से सेवन करते हैं, अच्छे से सेवन करते हैं। उसको पता है कि इसकी पंख आ जाएगी फिर वो उड़ेगा, ठीक है। मेंटल सेटिंग है, और उसका अच्छे से अच्छा जाओ समीप तो हमें पंख बहुत अच्छे से प्रहार करती है, ठीक है। तो वो पंछी उसको सिखाती है उड़ना, उड़ना सिखाती है। मैंने देखा है अपने यहाँ बहुत कबूतर ने अंडे रखे हैं, बहुत बार रखे हैं। मैंने बहुत वीडियोग्राफी की है, बहुत ऑब्जर्वेशन किया है, सर्वे किया है, और मुझे पता एकदम से चला है, और वहां से सीख मिल गई है कि जैसे बच्चा एक दिन उड़कर थोड़ा उड़ के वापस आ जाता है माँ के पास, फिर थोड़ा उड़कर वापस आ जाता है, और जब पंखों में ताकत आ जाती है तो ऊंचे गगन में उड़ान भर देता है, और फिर उनका माता पिता और माँ बच्चे का कोई संबंध रहता नहीं। नहीं है। तो हमने वेद नहीं पढ़े, हमने दर्शन नहीं पढ़े। दर्शन में आता है कि ईश्वर से भी मोह नहीं करना है, बोलिए, ईश्वर से भी राग नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो बच्चे हैं ना, वो एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो हमारा जो संतान का और हमारा रिश्ता है वो अस्थाई रिश्ता है,
वो नित्य संबंध नहीं है हमारा। तो फिर हमें एक ना एक दिन तो हमारा वियोग होने ही वाला है, तो हम उसके अंदर मोह नहीं रखेंगे। हम ऑन ड्यूटी है, हम समझ। ऑन ड्यूटी है। लेकिन जब वॉचमैन होता है, सिक्योरिटी होती है, तो उनका तो कर्तव्य कितना होता है, गेट खोलो, सैल्यूट करो, और निकल जाए गाड़ी तो गेट को बंद करो। लेकिन आमने सामने जो मालिक कार लेकर आता है, वो उनको नमस्ते करता है, और ये भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और यदि सिक्योरिटी होते हुए उनको कभी प्रसाद दे दिया, उनको कभी खाना दे दिया, गर्मा गर्म खीर बनाकर दे दी, तो वो संबंध डेवलप हुआ। लेकिन उसमें मोह नहीं है, नहीं है ना। समझ तो हाँ। ऐसे अपने बच्चों को उड़ान भरने देना होगा, उसको गगन देना होगा। और एक समय आएगा कि गृहस्थ आश्रम का हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, अब उनकी निर्णय शक्ति तैयार हो गई है, अब वो स्वतंत्र है, अब वो अपने हिसाब से अपना आगे बढ़ रहा है। तो हमें देखना है, उनका आगे बढ़ना देखकर हमें प्रसन्नता, हमें आशीर्वाद। कहीं कुछ कमियां हो रही है तो हम उनको प्यार से, स्नेह से, 16 साल के बाद तो उसको डांट भी नहीं लगा सकते, 16 साल के बाद उसको लपड़ भी नहीं लगा सकते। ये चाणक्य जी, विदुर जी, हर शास्त्रों में कहते हैं कि बाद में अगर उसको मारा, पीटा, तो एक दिन घर छोड़कर चला जाएगा, फिर ढूंढते रह जाओगे। तो हमें पंछियों से सीखना होगा, शास्त्रों से सीखना होगा, और हमें उनके अंदर मानसिक बिल्कुल मोह नहीं रखना है। लेकिन वात्सल्य शब्द है, मातृवात्सल्य, पितृवात्सल्य। तो वात्सल्य का अर्थ हम ऐसे करेंगे अपने हिसाब से कि उसमें कर्तव्य निष्ठा भरी पड़ी है, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए, उनका विकास करने में हमें तन मन धन लुटा देना है। तो वो हम उनको वात्सल्य की डेफिनेशन में लेकर जाएंगे कि हम पूरी तरह डट कर कर्तव्य निभाएंगे। तो यहाँ करना है। लेकिन अब अब उनके जीवन संगिनी आ गई, अथवा तो वो दामाद के घर चली गई, अब कि तू मुझे फोन नहीं कर रही है, तू मुझे भूल गई है, तेरे लिए कितना किया, तेरे लिए हमने कितना जीवन समर्पित कर दिया, और तुझे माँ की याद नहीं आ रही, उनको टोंट मारते हैं। तुझे माँ की याद नहीं आई, तू माँ को हफ्ते में एक बार फोन नहीं कर सकती, तो एक बार पूछ नहीं सकती कि माँ तू कैसी है। कमाल है। यदि उनका फोन नहीं आता है तो हमें समझना है कि वो वहां बहुत सुखी है। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। तो वो सास में माँ की ममता देख रही है, देवर में भाई की, छोटे भाई की वो कल्पना कर, भाव देख रही है। तो आओ बहनों, जो हमारी एज में है वो तो इस तरह से मेंटालिटी बनाए, और जो अब बच्चे का निर्माण करेंगे वो अभी से संकल्प ले कि बच्चा जब पंख आ जाएगी वो उड़ान भरेगा, तो उड़ान भरते हुए मात्र देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए तो दर्शन पढ़ने होंगे, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, तो ये धीरे धीरे मोह छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो मानसी, ये उत्तर है हमें प्रेम, मतलब उनकी जब क्षमता आ गई उड़ान भरने की, तब हमें उनके अंदर प्रेम रखना है, मोह नहीं रखना है। जी एकदम से। बहुत ही ऐसा होगा कि मैं प्रश्न पूछती जाऊंगी, आप जवाब देते जाएंगे, और ये तो नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। लेकिन समय को हम एकदम से उसका भी वैल्यू करेंगे। हमने सबको 1 घंटे का कहा था, 4:10 को हमारी वार्तालाप शुरू हुई थी, और 5:10 को हम पूर्ण करते हैं। और किसी भी बहनों को प्रश्न हो तो आप फील फ्री करिए कि आपको जहां से जिस व्हाट्सएप से लिंक मिली हो तो उस हिसाब से आप हमें प्रश्न पहुंचाइए। जवाब देने का, कहीं से आपको कनेक्ट करने का, जया जी से आप हम कोशिश करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न हो कि हमें सच में इस पर चिंतन करना चाहिए, और मैं
एकदम से सब। मानसी, हाँ मानसी थोड़ी एक बात छूट रही है जी। कि अब जो प्रेगनेंसी की ओर जाने वाली है बहनें, वो सबसे पहले अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपनी लाइकिंग को, अपने रीडिंग की क्वालिटी, अपने सर्कल की क्वालिटी, और पूरा अपने आप को, यदि ये गोल्डन चांस है, हम्म। यदि बाकी है संतान निर्माण करना, तो पहले अपनी भूमि को, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से पहले करेक्ट कर लीजिए, और जी उसमें रिपेयरिंग कर लीजिए, और सही होकर हेल्दी भूमि बनाकर फिर आप किसान को बुलाइए। लेकिन जी। किसान को भी ऐसे ही तैयार करिए आपके साथ पैरेलली, और एकदम। फिर इस प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़े। हमारी भरपूर शुभकामना है। और आज का सब्जेक्ट है संतान निर्माण से राष्ट्र निर्माण, हम्म। तब संभव होगा। एकदम से। ये खूब खूब धन्यवाद आपके विचारों का। बहुत कुछ हम आज लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे विचारों का चिंतन करने के लिए हम लेके जा रहे हैं आपसे। इनके ये जो शब्द थे वो सब आज हमारे दिमाग में आज रिवाइंड होंगे सारे। फिर जब रात को हम सोने जाएंगे तब सब कुछ रिवाइंड होगा, रिप्ले होगा, और उसके बाद उसका खूब खूब चिंतन कर कर हम अवश्य 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 यह कोशिश करेंगे कि हम अच्छी संतान को निर्माण दें, और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम उस संतान को निर्माण दें कि आज एक मोदी नहीं, कल 10 मोदी हो, 100 मोदी हो, आज हमारे हाथ में वो है। आज मोदी जी की माता जी ने उस टाइम पे कितने विचारों की होंगे कि आज इस कलयुग में अगर कोई ऐसा लीडर बन सकता है, तो अब तो हम कितनी जागरूक हो चुके हैं। अब पिता भी सिर्फ गर्भ संस्कार सिर्फ हमारा हो ऐसा नहीं, अब पिता भी सारे इतने जागरूक हो गए हैं कि गर्भावस्था में जाने से पहले भी वो काफी कुछ मेहनत करते हैं, विचारों का चिंतन करते हैं, सब कुछ। तो आज की इस हमारे वर्कशॉप को हम यहाँ पे कॉमा देंगे, फुल स्टॉप नहीं कॉमा देंगे। जब जब हमसे हो पाएगा हम इस वार्तालाप को आगे नए नए टॉपिक्स को लेकर हम इस वर्कशॉप को कंटिन्यू रखेंगे। और आपका खूब खूब धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए, और आपके एक्सपीरियंस से और आपके ग्रंथ पठन से जो आपके पास नॉलेज था वो हमें देने के लिए। जय जी, आपका खूब खूब धन्यवाद।